इतनी रात गए कहाँ से आ रहा है। हम सब परेशान हो रहे थे कि शाम से तू किधर है। बापू की यह पूछताछ अखिल को अखर गई। तुमसे चुपचाप सोया भी नहीं जाता है। अरे जरा मुझे भी सुकून से अपने हिसाब से जीने दो। अखिल की तरक्की देख बापू समझ गए कि उनका बेटा जरूर कोई तीर मार कर आया है। चलो इस निखट्टू ने आज कुछ तो किया है। यह सोचते हुए बापू नींद के आगोश में गुम हो गए। कमरे में सुनैना अर्ध नींदी से लेटी हुई थी। आहट सुनकर वह उठ बैठी। देखा कि अखिल ने कुछ नोट निकाले और उन्हें अलमारी में रखने लगा। सुनैना की आंखें खुशी से चमक उठी। उसे लगा कि 2 महीने ईंट भट्टे पर काम करने की तनख्वाह आखिरकार अखिल को मिल ही गई। सुनैना को पल भर में जरूरतों की झिलमिल करती लंबी फहरिस्त पूरी होती दिखने लगी। लगता है कि रजाक मियाँ ने आखिरकार तुम्हारी पूरी तनख्वाह दे ही दी। मैं तो सोच रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी आजकल करके 6 महीने में आधी ही तनख्वाह देगा। सुनैना ने चौंकते हुए पूछा, अरे वह क्यों देने लगा? इतना ही सीधा होता तो हमारा खून क्यों पीता? अखिल ने खाट पर पसरते हुए कहा। सुनैना ने देखा कि अखिल पसीने से भीगा हाफ रहा था। बेचारा दिन भर मजदूरी और काम की तलाश में भटकता दौड़ता रहता है। सुनैना ने सोचा, कोई और दिन होता तो सुनैना भी अखिल को काट खाने ही दौड़ती। कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो घर कैसे चलेगा। पर आज तो अलमारी में रखे नोट उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। सुनैना गुनगुनाती हुई एक लोटा पानी ले आई। लो पानी पी लो। लग रहा है कि तुम बहुत थक गए हो। क्या हुआ, तुम्हारी छाती भौंकनी सी क्यों चल रही है? अरे रजाक मियाँ ने पैसा नहीं दिया तो फिर किसने दिया पैसा? सुनैना ने लाड़ जताते हुए पूछा। जब से आया हूँ पहले बापू ने, फिर तुमने मेरा दिमाग चाट कर रख दिया है। क्या कुछ देर शांति नहीं मिल सकती मुझे? लोटा फेंकते हुए अखिल ने कहा और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। सुनैना ने चुपचाप अखिल को एक चादर उड़ा दी और बगल में लेट गई। अखिल बेचैन सा रात भर करवटें बदलते रहा। वह कभी उठ बैठता तो कभी लेट जाता। सुबह के 5 बजे सुनैना उठी और तैयार होकर उसने ग्रेटर नोएडा की बस पकड़ी, जहां वह कुछ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी। बिजली की फुर्ती से काम निपटाती सुनैना 5वें घर में जा पहुंची। वहां वह चाय नाश्ता बनाती थी। साहब और बीबी को देकर वह खुद भी खाती थी। सुनैना के वे साहब और बीबी जी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, सो वहाँ सुबह की हड़बड़ी नहीं रहती थी। वे दोनों देर रात तक सोने के आदी थे। आज भी 10:15 बज गए थे। डोरबेल की आवाज़ से ही बीबी जी जागी थी। आओ सुनैना, पहले चाय बना ले, मैं तुम्हारे साहब को जगाती हूँ, कहकर बीबी जी बाथरूम में हाथ मुंह धोने चली गई। जब तक चाय उबली फूलती रही, सुनैना ने सब्जी भाजी काट ली और कुकर में छोड़ दी। इसके बाद सुनैना ने साहब जी और बीवी जी को चाय थमा दी और खुद भी वही फर्श पर बैठकर चाय पीने लगी। लगातार 4-5 घंटे काम करने के बाद वह हर दिन यही पल भर के लिए आराम करती थी। साहब जी ने टेलीविज़न चला दिया था। बार बार दादरी दादरी सुनकर सुनैना के कान खड़े हुए। चाय हाथ से छलकते छलकते बची। जब दादरी के बिसहारा गांव का नाम भी सुना तो बीबी जी ने पूछा, सुनैना तुम भी तो काम करने दादरी से ही आती हो ना? क्या तुम इनको जानती हो? एक रात भीड़ ने इनकी हत्या कर दी। मारे गए आदमी की फोटो को दिखाते हुए बीजी ने पूछा, हाय, हम तो इनके पीछे वाली बस्ती में ही रहते हैं। इन्हें किसने मारा? सुनैना एकदम से चिल्लाई। अब सुनैना के हलक से चाय नहीं उतर रही थी। वह गुमसुम सी वहीं खड़ी हो गई। बीबी जी, आज मुझे जल्दी जाने दो, मैं सब्जी बना दी हूँ, रोटी बना लेना। कहते हुए सुनैना घर लौटने को बेचैन हो उठी। जैसे तैसे सुनैना अपनी बस्ती के पास पहुंची तो देखा कि वहाँ
जमघट लगा हुआ था। टेलीविज़न पर रिपोर्ट दिखाने वाले पुलिस और भी न जाने कौन कौन से लोग दिख रहे थे। आज तक इस जगह कोई नेता नहीं पहुंचता था। वहीं आज पूरी भीड़ लगी हुई थी। सुनैना की आंखों के सामने बार बार मरने वाले का चेहरा आ रहा था। माहौल की गर्मी से डरती झुलकती सुनैना अपनी झोपड़ी तक पहुंची, पर पता नहीं क्यों अंदर का माहौल बड़ा ही ठंडा सा था। अखिल उसे देखते ही खुश हो गया। वह बोला, अरे वाह, अच्छा हुआ जो तू जल्दी आ गई। मैं चिकन लाया हूँ, झट से पका दे। मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। मैंने मसाला पीस रखा है। सुनैना नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर चिकन बनाने में जुट गई। शुद्ध शाकाहारी सुनैना अभी भी हाथ से चिकन छू नहीं पाती थी, सो चमचे की मदद से उठा कर पकाने में जुट गई। उफ, आज तो मेरा उपवास हो गया, सुनैना ने सोचा, क्योंकि जिस दिन मांस पकता था उस दिन वह खाना नहीं खा पाती थी, पर पति और ससुर की खुशी के लिए वह बना जरूर देती। अरे तुमने कुछ सुना क्या? कल किसकी हत्या हो गई बस्ती में? टेलीविज़न पर देखकर मैं 5 नंबर वाली के यहाँ से काम छोड़कर दौड़ी चली आई, सुनैना बार बार पूछ रही थी, पर मानो अखिल के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। तभी बाहर से ससुर जी भी झोपड़ी में आ गए। उनके चेहरे की हालत बाहर के माहौल से बड़ी मेल खा रही थी। दोनों बाप बेटे आपस में खुसुर करने लगे। सुनैना अपने काम में लगी रही। मांस की बदबू बर्दाश्त के बाहर थी। फिर भी सुनैना ने चिकन बनाया, फिर चावल भी बना दिए। अब सुनैना को उबकाई आ रही थी। पिछवाड़े में जाकर वह तात की आड़ में हथेलियों को रगड़ कर रोने लगी। फिर नहाई भी। नहाने के बाद उसका मन थोड़ा ठीक हो रहा था। अब बाप बेटे दोनों खाने पर टूट पड़े। उसे दया आ गई कि हाथ हमेशा तंग रहने के चलते कहाँ इन्हें मांस नसीब होता है जल्दी। वह तो कल रात अखिल पैसे लाया तो घर में भर गई। मांस की बदबू से बचने के लिए सुनैना बाहर निकल गई, पर बाहर तो उससे भी ज़्यादा बदबू फैली हुई थी। आबो हवा में फैली ताज़ा मौत की बदबू, अफवाहों की बदबू, उससे प्रतिबंधित मांस के जिक्र की बदबू, सबसे बढ़कर अपनों द्वारा अपनों को दिए गए दर्द की बदबू, उस ताज़ा बेवा के बिलखने की बदबू, रिश्तों के सड़ने की बदबू। यह सोचकर सुनैना का सिर घूमने लगा। काफ़ी देर से रोकी गई उबकाई निकल गई। हार कर उसे घर में फिर बाहर आना ही पड़ा। बाप बेटे दोनों आज खुश दिख रहे थे। मेरे बार बार पूछने पर भी तुमने क्यों नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था? सुनैना ने नाक पर आंचल रखते हुए पूछा। अरे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ही, इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? हमें वैसे भी चुप रहने को कहा गया है, अखिल ने कहा। उबकाई आने के बाद सुनैना का जी मिचलाना भले ही ठीक हो गया था, पर भड़ास अभी बाकी थी। वह जो मैंने अभी पकाया था, क्या मांस नहीं था? अखिल ने पूछा। अगर जीव हत्या की बात करती हो तो सिर्फ वही जीव होता है जो दूसरों के घर में पकता है। तुम्हारे घर जो पका था वह क्या था फिर? मैं तो शुद्ध शाकाहारी घर से हूँ, जहाँ तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ पकाती हूँ या नहीं। तो क्या पड़ोसी की थोड़ी पसंद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है? अरे, जीव जंतु से रिश्ते जोड़ते हो, फिर पेट में मेरी बेटी है, पता लगवाकर कि मरवाया था पिछले साल उसे। क्या बेटी माँ से कमतर होती है? ऐसा कहते हुए सुनैना हाँफने लगी थी। उसे कल रात के रुपए याद आ गए। अलमारी खुली तो सामने ही दिख गए। ऐसा लगा जैसे उसने फिर से मांस देख लिया। वह रसोई से चिकन वाला चमचा उठा लाई और उसी से नोटों को
धकेलते हुए घर के बाहर निकालने लगी। पागल हो गई हो क्या, पैसों को फेंक रही हो? कहते हुए अखिल ने पैसे उठाए, झाड़े और उन्हें चूमते हुए वापस अलमारी में रख आया। हार कर सुनैना वही पसर गई और आंख बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। वैसे भी आज उसका बिना मतलब उपवास हो गया। उबकाई आने के बाद अणतिया अब मरोड़ मार रही थी। सुनैना की आधी रात को आँख खुली। सड़क से छन कर आ रही रोशनी में उसे अध खुली अलमारी से झांकते नोटों की तरफ नजर पड़ी, लेकिन वहाँ नोट कहाँ थे? वहाँ तो किसी के जले हुए मांस के टुकड़े पड़े थे। उसकी बदबू से फिर मन बेचैन हो गया। वह कोने में रखे चिकन पकाने वाले चमचे को फिर से उठा लाई और अलमारी से पैसे गिराने लगी। खटपट की आवाज़ से अखिल की नींद खुली, पर अब की बार वह चिल्लाया नहीं। धीरे से नोटों को फिर से उठाकर चारपाई के नीचे रखे टीन के डब्बे में सहेज दिए। अखिल उपड़ू बैठकर सुनैना को देखने लगा। वह दिन भर में कैसी बीमार सी हो गई। सुनैना उसे ही घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में तैरते सवालों के सैलाब में वह खुद को डूबता सा महसूस कर रहा था। मुझे ऐसे न देखो सुनैना। 2 दिन पहले तारिक भाई ने मुझे और कुछ और लोगों को अपने घर बुलाया था और हमें पैसे दिए थे। वह बोला था कि चाचा को मारने के बाद और पैसे मिलेंगे। घर में पूती कौड़ी नहीं थी। मुश्किल से अखिल ने थूक गटकते हुए अपना मुंह खोला, पर तारिक तो चाचा की ही बिरादरी का। चौंकते हुए सुनैना ने पूछा, हाँ, अब तो जो होना था सो हो गया। खराब तो मुझे भी लग रहा है, वरना मुझे क्या पता था कि वे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। मुझे तो बस इतना पता था कि हमारे घर खाने को कुछ नहीं है। पैरों के अंगूठे से जमीन कुरेदते अखिल बोला, मैं इतने घरों में काम करती हूँ, मैंने कभी उनकी चीज़ों की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा, और तूने चंद रुपए के लिए किसी की जान ले ली। कल मैं कितनी खुश हो रही थी कि मेरा मर्द पैसे कमा कर लाया है। जाने कितने सपने सजो दिए थे मैंने कि पैसे कहाँ खर्च करूँगी। किसी के खून से रंगे ये नोट हमें नहीं बचेंगे रे अखिल। सुनैना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अकेले तो नहीं मारा उन्हें, और भी लोग थे। अखिल ने सुनैना को बताया। वह दोनों ही अगले 2 दिनों तक गुनाह के झंझावातों से जूझते रहे। रात दिन बड़ी मुश्किल से बिना खाए ही कट रहे थे, क्योंकि फिर उन रुपये पर इनकी लाली अखिल ने भी महसूस की थी। राजनीति की विशाख पर चालें चली जा चुकी थी। शतरंज के पैदल सिपाही की कुर्बानी दी जा चुकी थी। सत्ता और शतरंज सबसे पहले आम नागरिकों की ही कुर्बानी मांगते हैं। तीसरे दिन ही पुलिस की जीप चुन चुन कर 2 दिनों के लिए बादशाह बने तथाकथितों को अपने साथ लिए जा रही थी, और उन पैसों को भी जिसके लालच ने इन्हें गरीब से सीधे दंगाई बना दिया था। बीच चौराहे पर अपनी बिलखती जिंदगी की किरचें चुनती सुनैना ने देखा कि तारिक भाई मारे गए शख्स के बेटे के कंधे पर हाथ रख रहे थे। कहीं से आवाज़ आई, हमारा बेटा कैसा हो, तारिक भाई जैसा हो। इस सोच तले सुनैना धुंधली आंखों से अखिल को जीप में हथकड़ी पहनते जाते देख रही थी। हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।